बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में रेडिएशन खत्म किए थे, हीट ट्रांसफर तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पहले पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लोगों को आइडियल गैस के लिए पढ़ना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए पहले। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। बताइए क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। पी क्या चीज है? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या होता है? कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस भरा जा रहा है उस कंटेनर का ही वॉल्यूम को हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। और क्लियर करें, मान लो हमने किसी कंटेनर में आधा लिक्विड भर दिया, आधा ही खाली है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसे मानेंगे? हाफ कंटेनर का वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस वास्तव में वो वॉल्यूम है जो मॉलिक्यूल के लिए फ्री रैंडम मोशन के लिए अवेलेबल है। वो वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल के लिए फ्री रैंडम मोशन के लिए अवेलेबल है, उस वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट। अब आइए, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस, राइट। अच्छा, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, उसकी वैल्यू बताओ। चलो, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर इसी की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, राइट। जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए जरा, इसी को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक। जहां पर एन नंबर ऑफ मोल है, मान लो अगर हम कहते हैं, कई बार एन की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। इफ एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर किसी आइडियल गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स एन है, एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बताओ जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बोलिए। मॉलिक्यूल से मोल कैसे बनाते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर टोटल मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो स्मॉल एन अपॉन एन ए, एवोगाड्रो नंबर, ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन अगर लगाएं तो पीबी बराबर एन की जगह नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की जगह कितना आएगा? एन अपॉन एन ए, ये नंबर ऑफ मोल्स आर टी। लेकिन अब ख्याल रहा है, जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आइडियल गैस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी बराबर एन आर अपॉन एन ए, आर अपॉन एन ए इंटू टी। तो यही बताओ बनेगा पीवी इक्वल टू एन आर अपॉन एन ए को बोलते हैं के टी, यानी पीवी इक्वल टू एन के टी इज ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पर एन क्या चीज है? एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो के है इसे बोलते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और के की वैल्यू होती है आर अपॉन एन ए, के की वैल्यू होती है आर अपॉन एन ए, राइट। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए, चाहे पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा हो, वो भी आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन उसमें एनआरटी में एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। पीवी इक्वल टू एनकेटी इज ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन, वहां पे जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और के हमारा
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू R बाई एन है। यानी जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का डिस्कशन होगा उसके साथ K चलेगा, जब भी मोल की बात होगी उसके साथ R चलेगा, राइट। अब समझिए, यहीं पे हम लोग डेंसिटी के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहते हैं। पीवी बराबर एनआरटी में, चलो बताओ, पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल को अगर हम मास के टर्म्स में बोले हैं, मान लो हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के एक मोल का मास बताओ, चलो हाइड्रोजन गैस के एक मोल का मास, एक मोल का मास, बोलिए तुम लोग क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? O2 है, O2 एक मोल का मास 32 ग्राम, ऐसी H2 के हाइड्रोजन के 2, राइट। हीलियम के एक मोल का मास 4 ग्राम। तो बताइए पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी एन नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल को हम लोग मास अपॉन मॉलिकुलर मास भी लिख सकते हैं, तो मास अपॉन मॉलिकुलर मास आरटी। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी एम कैपिटल एम, मॉलिकुलर मास इधर ले गए, एम अपॉन टोटल वॉल्यूम आर टी। जरा देखो और से ये क्या लिखा है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, आइडियल गैस का मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या बन गया डेंसिटी। तो गैस की डेंसिटी रो बराबर यह आ गया पी एम बाई आर टी, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ गैस रो इक्वल टू पी एम बाई आर टी, जहां पे पी क्या है प्रेशर, एम क्या है मॉलिकुलर मास, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और ये जो रो आया निकल के ये डेंसिटी ऑफ गैस। राइट, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए जरा, हम कुछ सवाल इस पे करेंगे जो अभी पढ़ा है, इस पर एक दो बहुत ही आसान आसान से सवाल हम लोग पहले करेंगे। देखिए ना, मान लो हम आपसे कहें हम आपको एक पीवी डायग्राम दे रहे हैं, सेम मास ऑफ गैस का क्वेश्चन लिखिए, लेकिन गिवन ए पीवी डायग्राम, given a PV diagram, given a PV diagram of same mass of gas, of same mass of gas, of same mass of gas are drawn at two different temperature, are drawn at two different temperature, are drawn at two different temperature T1 and T2, T1 and T2 Kelvin, ठीक है। आपको बताना फाइंड फाइंड T1 ग्रेटर देन T2 और T2 ग्रेटर देन T1। हमें बताना T1 T2 से बड़ा है या T2 T1 से बड़ा है, राइट। ग्राफ कुछ ऐसा है, एक पीवी ग्राफ ऐसे दिया है T1 केल्विन पर, एक पीवी ग्राफ ऐसे दिया है T2 केल्विन पर, ठीक है। सवाल पढ़ लो पहले क्या कहा गया है,
कोई आइडियल गैस है, उसका पीवी डायग्राम सेम मास का दो अलग अलग टेम्परेचर पर पीवी डायग्राम दिखाया गया है। तो कह रहे हैं बताओ कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, यही तो कहा गया। आप हमें एक बात बताओ, सेम मास है, बताओ जो गैस है, बताइए सेम गैस है दोनों में और मास भी क्या है, सेम। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मास, मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास दोनों में अलग अलग होंगे कि सेम? सेम, क्योंकि दोनों गैस सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास सेम, और दोनों में गैस का मास भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल इसमें भी n, इसमें भी n। अच्छा एक बात हो, ये जो कर्व है, जो ये कर्व, यहाँ हर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, T1, यहाँ हर पॉइंट पे टेम्परेचर, यानी ये वास्तव में 2 आइसोथर्म दिखाए गए हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब, आइसो मतलब बराबर और थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी पूरे रास्ते टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, राइट। ये 2 आइसोथर्म्स हो किए गए हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। अच्छा अगर ये 2 आइसोथर्म है तो ये जो प्रोसेस हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहा जा सकता है। इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर पूरे रास्ते टेम्परेचर कांस्टेंट है। खैर अभी हम बाद में बात करेंगे, 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सब पढ़ेंगे आगे। लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये 2 आइसोथर्मा में दिखाए गए हैं, हमें पहचानना टेम्परेचर। तो सुनिए ध्यान से, हमने क्या करा, हम किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, हमने मान लो B0 वॉल्यूम सेलेक्ट किया, और इस B0 वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ में चले गए, यहां गए, तो यहां लिखा है मान लो P1, और इसी वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग हम यहां चले गए और यहां लिखा है P2। ठीक, बताओ भाई, आइडियल गैस इक्वेशन हम किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं। बताओ इस पॉइंट पर अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, बताओ जल्दी से, यहाँ का प्रेशर P1 वॉल्यूम V0, नंबर ऑफ मोल N, R टेम्परेचर इस पॉइंट पर T1, बहुत बढ़िया, T1। ठीक, अच्छा तो इस पॉइंट पर भी तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। प्रेशर बोलो P2, वॉल्यूम V0, नंबर ऑफ मोल्स N, R, T2। क्यों भाई, क्या ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है? इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम बताओ डिवाइड कर दें, तो बताओ P2 बाई P1, P2 बाई P1, देख लीजिए क्या आएगा, T2 बाई T1, P2 बाई P1 आ गया T2 बाई T1। कोई दिक्कत? अब देखिएगा जरा, यहां समझाना हमको जरा, अगर ये P2 बाई P1 T2 बाई T1 के बराबर है, तो बताओ इनमें P1 बड़ा कि P2 बड़ा? देखने से देखो P2 बड़ा है, तो ये तो दिखाई दे रहा P2 ग्रेटर देन P1, तो ये नंबर 1 से बड़ा, तो T2 बाई T1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो T2 ग्रेटर देन T1, आंसर राइट। अगला सवाल लिखिए, राइट, नोट करिए। चलिए लिखिए, अगला सवाल लिखिए। देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट an ideal gas during an experiment an ideal gas is found to obey an ideal gas is found to obey an additional law P upon V square is equal to constant. An additional law P upon V square equal to constant, right? Full stop वाला लिखें, the gas is initially at temperature T
gas is initially at temperature T and volume V. Initially at temperature T and volume V. Find temperature when it expand to a volume 2V. When it expand to a volume 2V, राइट। क्या कह रहा है हमसे, उस समय टेम्परेचर होता हो जब ये एक्सपेंशन कर गया और इसका वॉल्यूम V से कितना हो गया, 2V हो गया, ये हमको निकालना है, राइट। तो क्या तरीका पहले अच्छे से समझ लो। हमें देखो इनिशियल टेम्परेचर पता है और इनिशियल वॉल्यूम पता है, हमसे पूछ क्या रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर T डैश कह रहे हैं कितना होगा, लेकिन उस समय वॉल्यूम कितना है 2V, ये हमें दिया है। इसका मतलब है T और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम पे फाइनल टेम्परेचर पूछा है। तो हम बताओ क्या करें, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन बनाएं, जबकि रिलेशन किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो हम किसको हटाएं, प्रेशर को हटाएंगे। तो क्या देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, P बराबर kV स्क्वायर, के क्या है कोई कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, तो P बराबर kV स्क्वायर। P को क्या लिख सकते हो बोलो जल्दी से, nRT अपॉन वॉल्यूम बराबर K वॉल्यूम का स्क्वायर। तो T बराबर देखो क्या आ गया, K अपॉन NR वॉल्यूम क्यूब, और K अपॉन NR इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं, T बराबर कोई भी कांस्टेंट बोल दो, चलो A बोल देना है, AV क्यूब। ये रिलेशन आ गया टेम्परेचर और वॉल्यूम का, जहां पर A कोई कांस्टेंट है। अब क्या सवाल बहुत आसान, बताओ फाइनल टेम्परेचर T डैश बराबर A 2V का क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर T बराबर AB का क्यूब, दोनों कर दो डिवाइड, राइट। तो डिवाइड करो जरा, तो जब डिवाइड करोगे A से A कट जाएगा, क्या आ रहा, T डैश बराबर 80, T डैश इक्वल टू क्या आ गया 80। यानी बताओ जब वॉल्यूम डबल होगा तो टेम्परेचर 8 टाइम्स हो जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत। अगला सवाल पढ़ा दें। अगला सवाल जो मैं कराने जा रहा हूं ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। अगला सवाल जो मैं कराने जा रहा हूं वो जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। बताएंगे जरा, ठीक है। सवाल लिखें, पीवी डायग्राम ऑफ n मोल्स, PV diagram of n moles of an ideal gas is shown in figure. Find maximum temperature between point A and B. Find maximum temperature between point A and B. Find maximum temperature between point A and B. क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या है। सवाल में पीवी डायग्राम दिया गया है और दो पॉइंट दिखाए गए ए और बी। तो आपको ए और बी के बीच में
आपको मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा गया है, राइट। मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा जा रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। बताओ भाई, सबसे पहले ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हमको टेम्परेचर बताओ कितना होगा जल्दी से। ए पॉइंट का टेम्परेचर, यहां का जो टेम्परेचर होगा टी ए, बताओ वो कितना होगा, पी बी अपॉन एन आर। तो पी की जगह है 2 पी नॉट और वी की जगह है वी नॉट अपॉन एन आर। और बी का टेम्परेचर बताओ क्या होगा, टी बी बराबर पी नॉट 2 वी नॉट अपॉन एन आर, पी नॉट 2 वी नॉट अपॉन एन आर, राइट। बताओ क्या टी ए बराबर टी बी दिख रहा है? yes. लेकिन बताओ पूछा क्या है, इनके बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है यार, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा फिर घट के इनिशियल के बराबर हुआ होगा, तो बीच में कहीं टेम्परेचर का मैक्सिमा मिला होगा और वही मैक्सिमम टेम्परेचर हमसे पूछा गया है। अच्छा, ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? टेम्परेचर इनिशियल फाइनल बराबर होना आइसोथर्मल नहीं होता है। आइसोथर्मल किसे कहते हैं? पूरे रास्ते टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर आइसोथर्मल होता तो ये पूछते नहीं कि मैक्सिमम टेम्परेचर बताओ बीच में। आइसोथर्मल तो पिछला था, और याद करो आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ कैसा आया था, कर्व आ रहा था। ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो ये आइसोथर्मल तो बीच में कहीं पर टेम्परेचर का मैक्सिमम आया है। क्या कॉमन सेंस इतना कह रहा कि पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा, मैक्सिमम हुआ होगा और फिर घट के इनिशियल के बराबर, राइट। तो समझते हैं, जरा समझते हैं। अब अगर हम आपसे कहें यहां पर, अब अगर हम आपसे कहें यहां पर कैसे निकाला जाए, तो पहले यार एक बात बताओ, पहले हम वो वॉल्यूम निकालें कि वो कौन सा वॉल्यूम है जिस पर टेम्परेचर मैक्सिमम। क्या हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? बोलो चलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो चलो। 2 वी नॉट कॉमा पी नॉट, इसका कोऑर्डिनेट बोलो वी नॉट कॉमा 2 वी नॉट, राइट। तो बताओ दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ क्या लिखते थे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये पढ़े थे। तो y की जगह क्या है, प्रेशर। y1 की जगह कितना है, 2 पी नॉट। बोलो भाई, y2 की जगह क्या है, पी नॉट। y1 की जगह है 2 पी नॉट। x2 की जगह क्या है 2 वी नॉट। x1 की जगह है बी नॉट। x माइनस x1 और x का मतलब वॉल्यूम माइनस x1 का मतलब है बी नॉट। बोलो भाई, तो ये बताइए जरा, यहां पर अगर हम बात करें तो हमें पहले ये निकालना है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए जरा, इसको जरा सॉल्व करो। p माइनस 2 पी नॉट बराबर, ये क्या बन गया बेटा, माइनस पी नॉट अपॉन बी नॉट, और ये हो गया v माइनस बी नॉट, ठीक है। तो p बराबर देखो क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस पी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू वी और प्लस ये पी नॉट हुआ और ये 2 पी नॉट इधर चला गया 2 पी नॉट। तो ये देखो p बराबर हो गया माइनस पी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू बी प्लस 3 पी नॉट। ये आ गया हमारा प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन। हमें निकालना किसका रिलेशन है, टेम्परेचर का। तो हम प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म्स में हटाने चले, क्या लिख सकते हैं p की जगह, एन आर टी बाई बी, एन आर टी बाई बी, और ये हो जाएगा माइनस पी नॉट बाई बी नॉट इंटू बी प्लस 3 पी नॉट। तो t बराबर देखो क्या हुआ, माइनस पी नॉट अपॉन एन आर बी नॉट वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट अपॉन एन आर
और ये बताओ क्या हुआ V। क्लियर है? ये टेम्परेचर का रिलेशन आ गया किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। देख लीजिए, कोई दिक्कत? आप सुनो, तुम कह रहे हो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर खोजना, तो एक बार बताओ, अगर हम टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ ग्राफ बनाए, ये टेम्परेचर ये वॉल्यूम, तो टेम्परेचर को दिखाना वाई एक्सेस पे, वॉल्यूम को दिखाना एक्स एक्सेस पे, तो ये लिखा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक। ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउन माइनस है ये, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 वाई ओपनिंग डाउन पैराबोला। तो कुछ ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, तो ध्यान दो, ये है वी नॉट और ये है 2v0, और इसके बीच में कहीं यहां टेम्परेचर क्या है? मैक्सिमम। और जिस वॉल्यूम पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो पहले तो हमें वो वॉल्यूम निकालना है, और जिस जगह पे ऐसा होगा स्लोप क्या होगा? 0। स्लोप का मतलब dt अपॉन dv बराबर 0। स्लोप 0 होना चाहिए। बोलो भाई, क्लियर है? तो हम इसको करने चले डिफरेंशिएट, तो पहले करो dt बाई dv और इसे 0 के बराबर करो। डिफरेंशिएट करो जरा, तो ये यहां से माइनस 2p0b अपॉन nr b0, और ये प्लस 3p0 अपॉन nr। देख लो बेटा, nr 0 में चला जाएगा, p0 भी 0 में चला जाएगा, v बराबर क्या बताओ, जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 3v0/2। चेक कर लो, 3v0/2 आ रहा है, जल्दी बोलो। आ रहा है। और वॉल्यूम अगर 3v0/2, इधर देखो तो प्रेशर भी निकाल लो, तो पी रख दो यहां पे, वॉल्यूम की जगह रखो 3v0/2। 3v0/2, v0 से v0 कटा, माइनस 3v0/2 प्लस 3v0, तो प्लस का 3p0/2, तो उस जगह पे प्रेशर होगा 3p0/2। ये कौन सा जगह? जहां टेम्परेचर मैक्सिमम, वॉल्यूम है 3v0/2, प्रेशर है 3p0/2, तो ये आ गया वो वॉल्यूम 3v0/2। इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर यहां पे है 3p0/2, और इस जगह पर जो टेम्परेचर होगा बेटा वो क्या होगा? मैक्सिमम। अब वो टेम्परेचर कैसे निकलेगा? तो लगा दो पीवी बराबर एनआरटी, तो बताओ पीवी, तो 3p0/2 प्रेशर, वॉल्यूम 3v0/2 अपॉन एनआर। तो बताओ ये कितना आ रहा है? 9/4 p0v0 अपॉन एनआर, ये हमारा आंसर 9/4 p0v0 अपॉन एनआर। बोलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? इसे नोट करें। अब एडिंग डालें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सवाल जेईई मेंस में आ चुका है, ये वाला। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस के बारे में कुछ एजम्पशंस माने गए कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल वगैरह कैसे हैं, क्या है, राइट? तो वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक? तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पहला पॉइंट लिखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पहला पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला पॉइंट लिखें, एवरी gas consists of extremely small particle. Every gas consists of extremely small particles known as molecule, राइट। कह रहे हैं गैस जो आइडियल गैस है उसके जो पार्टिकल हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और वो एक्सट्रीमली स्मॉल का क्या मतलब, सबसे स्मॉल क्या हो सकता है, पॉइंट। तो एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब है मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू पॉइंट मासेस, कि मॉलिक्यूल को पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। हम मानेंगे कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कोई रेडियस नहीं होता, पॉइंट मास होते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट लिखिए, molecule of a gas are identical, comma spherical, rigid and perfectly elastic point masses, राइट। कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने, जो पॉइंट मास है वो कैसे हैं, एक तो हर एक गैस के मॉलिक्यूल सब आइडेंटिकल होंगे, मतलब अगर हीलियम गैस है तो हीलियम गैस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल, तो Na मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल, सब पॉइंट मास, उनका शेप कैसा है, स्फेरिकल, रिजिड है, ठोस है, समझ रहे। और इलास्टिक पॉइंट मास है, इलास्टिक मतलब मॉलिक्यूल से जब कोलिजन करेगा तो उनका शेप और साइज जब अलग होगा तो डिफॉर्म नहीं होगा। मॉलिक्यूल कंटेनर की साइड वॉल से जब टकराएगा तब भी उसका शेप और साइज डिफॉर्म नहीं होगा। कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि उनका मटेरियल कैसा है, इलास्टिक मटेरियल। तीसरा पॉइंट लिखें, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल and molecule to wall of container, collision between molecule to molecule and molecule to wall of container is perfectly elastic, राइट। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का कोलिजन और मॉलिक्यूल का कंटेनर के साइड वॉल से कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक, राइट। अगला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल is negligible in compare of volume of gas, is negligible in compare of volume of gas। क्या मतलब इस बात का, जो मॉलिक्यूल का अपना खुद का वॉल्यूम है वो गैस के मॉलिक्यूल के कंपेयर नेग्लिजिबल। गैस का मतलब ये कमरा है, इसमें आइडियल गैस भर दिया तो गैस का वॉल्यूम तो ये कमरे का वॉल्यूम हो गया, लेकिन जो उनका साइज है वो पॉइंट मास है, तो उनका जो खुद का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। किसके कंपेयर में, गैस के या कमरे के टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में। यानी जिस कंटेनर में वो गैस भरी जाएगी उस कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा गैस का वॉल्यूम, लेकिन जो मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम है
मॉलिक्यूल को ट्रीट किया जा रहा है लाइक पॉइंट मास, क्योंकि उनका साइज नेग्लिजिबल है, तो उनके जो वॉल्यूम है वो भी नेग्लिजिबल है, राइट। अगला पॉइंट लिखें, इन ए गैस molecules are moving, in a gas molecules are moving in all possible direction, molecule are moving in all possible direction, molecules are moving in all possible direction with all possible speed, according to Maxwell distribution law, according to Maxwell distribution law, according to Maxwell distribution law, ठीक है। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या समझाते हैं, क्या बोला मैंने, पॉइंट पढ़िए जरा, मॉलिक्यूल आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकती है, एक्स वाई जेड, यानी 3D में, यानी एक्स से 30 डिग्री भी उसमें है, एक्स से 60 डिग्री भी है, यानी 3D में हर डायरेक्शन में वो पार्टिकल रैंडम मोशन कर सकता है। और ऑल पॉसिबल स्पीड की रेंज कहां से हो सकती है, बोलो, 0 से इनफाइनाइट। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही कहता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर 0 से लेके इनफाइनाइट तक की सारी वेलोसिटी को अचीव कर सकते हैं, और हर पॉसिबल डायरेक्शन। इतना रैंडम मोशन होता है कि मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसमें एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं, राइट, और हर पॉसिबल डायरेक्शन में हर पॉसिबल स्पीड से। तो मैक्सवेल ने एक ग्राफ बनाया, उन्होंने वाई एक्सिस पर एक टर्म दिया एफ, और यहां पे टर्म दिया स्पीड रेंज, ये स्पीड है वी, ठीक। मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया वाई एक्सिस पे एफ। एफ क्या, पहले ये समझ लो। एफ को उन्होंने डिफाइन किया, एफ बराबर dn अपॉन एन डीवी, dn अपॉन एन डीवी। अब हाँ, वी स्पीड है, समझ जी, बहुत अच्छी। इसको क्या बोलेंगे एफ को, चलो डिफाइन करो एफ को। dn क्या है, डिफरेंशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो dn अपॉन ये n वास्तव में टोटल है, इसको और बढ़िया से लिखते हैं, dn अपॉन n टोटल, ऐसे ही अगर देखा जाए किताबों में dn अपॉन n लिखा होगा, और नीचे ही हमारा d भी है। तो dn अपॉन n टोटल क्या बना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। dn इज द डिफरेंशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और dv से डिवाइड किया, तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद इन स्पीड रेंज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। जैसे हमने आपको स्पेक्ट्रल एमसी पावर पढ़ाया था, तो स्पेक्ट्रल एमसी पावर क्या होता था, वो एमसी पावर जो कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के अराउंड यूनिट रेंज के अंदर हो। तो ऐसे ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो किसी स्पीड के अराउंड यूनिट रेंज के अंदर हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो हमने कहा हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है 100 मीटर पर सेकंड से चलने वाले, कि 100 मीटर पर सेकंड से चलने वाले मॉलिक्यूल का क्या फ्रैक्शन है। तो वास्तव में तो 99.9 वाले भी हैं, 99.8 वाले भी हैं, 99.81 वाले भी हैं, 100.01 वाले भी हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे 100 मीटर पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम एग्जैक्ट 100 वाला नहीं निकालेंगे, हम 100 के अराउंड अगला यूनिट 1 मीटर पर सेकंड की रेंज के अंदर, यानी यूनिट स्पीड रेंज के अंदर मूव करने वाले मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन होगा, वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा करस्पॉन्डिंग टू 100 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी पर्टिकुलर स्पीड के अराउंड 1 मीटर पर सेकेंड की रेंज के अंदर चलने वाले मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन होगा, दैट इज डिफाइंड एज dn अपॉन ndv। तो मैं इसको साफ साफ लिख दे रहा हूं, इसे कैसे बोलेंगे, नाम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
dn upon n total is the fraction of molecule moving within speed range of 1 मीटर पर सेकेंड, यानी v से v प्लस 1 मीटर पर सेकेंड के अंदर ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन को बताएगा ये। बोलो भाई, क्लियर है एकदम से? अच्छा सुनो, अभी केमिस्ट्री की किताब पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है dn अपॉन n टोटल 1 अपॉन v। उन्होंने मैक्सवेल में वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दिखाया विद इन स्पीड रेंज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एससी भी पढ़ोगे फिजिक्स में तो उन्होंने यहाँ एन टोटल नहीं लिया, उन्होंने dn अपॉन dv अकेला लिखा है। तो dn अपॉन dv को क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद इन स्पीड रेंज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो dn अपॉन dv अगर कहीं लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद इन स्पीड रेंज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये देख लेना कि क्या दिया गया है। हाँ, एससीबी में ऐसे बना है, यहां पर f और ये हमारा स्पीड, और उन्होंने यहां पे जो f है उसको केवल ये लिखा है dn अपॉन v। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद इन स्पीड रेंज ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? कोई दिक्कत? फर्क कहां आएगा अभी हम बता दे रहे हैं, एरिया में फर्क आएगा, इसलिए हम दोनों लिख के दे रहे हैं। हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव में इस ग्राफ का एरिया निकलवा लें। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, देखिए ऐसा। स्पीड की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा पाया गया, 0 से इनफाइनाइट। एक स्पीड ऐसा पाया गया, देखो ये स्पीड, जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। उस स्पीड को क्या नाम दिया गया? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड है जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा, राइट? या यहां पे देखें तो ये ग्राफ ऐसे ही आएगा, नेचर सेम रहेगा, और इस स्पीड को हम लोग बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिस स्पीड के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। उस स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा गया जिस स्पीड के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनो, इस ग्राफ का जरा एरिया भी निकाल लेते हैं हम लोग। इस ग्राफ का एरिया बताओ क्या आएगा? अच्छा, ये ग्राफ मान लो T1 या T0 केल्विन पर है, T केल्विन पर है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ बदल जाएगा, अभी समझाते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने देखा, क्योंकि मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो स्पीड भी बदल जाएगी, राइट? तो इसीलिए हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ग्राफ बनाया जा रहा है। तो देखो इस ग्राफ का एरिया निकालना, एरिया निकालना मैंने सिखाया था, कैसे निकालते? जनरल बी पे गए, जनरल बी पे जाके कितना एलिमेंट डीबी लिए, और कहा डीबी इतना छोटा, ये हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इतने एरिया को क्या मैं एक रेक्टेंगुलर एरिया मान लूं, और इस एरिया को मैं यहां लिख रहा हूं डी ए एरिया, और वो डी ए एरिया बनेगा यहां का फ्रैक्शन इनटू डीबी। देख लो भाई अच्छे से बनेगा। तो बताओ जरा, डी ए को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर? डी एन अपॉन एन टोटल इनटू डीबी। क्यों भाई, ऐसा लिख सकते हैं, डी एन अपॉन एन टोटल इनटू डीबी। कोई दिक्कत? अब बताओ जरा हमको, यहां पर डी एन अपॉन एन टोटल और नीचे डीबी भी तो है,
देखो, और डीवी से डीवी क्या हो गया, कैंसिल। तो डीवी से डीवी कैंसिल, तो डीए की वैल्यू क्या आ गई, dn अपॉन एन टोटल। और बताओ जो एन टोटल है वो तो कांस्टेंट नंबर है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर हम टोटल एरिया चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे डीए को इंटीग्रेट करें, तो 1 अपॉन एन टोटल बाहर, इंटीग्रेशन के बेटा किसका बचेगा, डीएन का। लिमिट बोलो, 0 से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बताओ डीएन का इंटीग्रेशन एन, लिमिट डालोगे तो एन टोटल, तो एन टोटल अपॉन एन टोटल, आंसर 1। इस ग्राफ का एरिया 1 आएगा। तो बताओ वो ऑब्जेक्टिव में सवाल करते हैं, जवाब देना, हम टेम्परेचर डबल कर दें, टेम्परेचर ट्रिपल कर दें, ग्राफ के एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ का एरिया तो कांस्टेंट आ रहा है 1, वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहां बताओ वो एरिया क्या आएगा, यहां बताओ, कॉमन सेंस लगाई जल्दी से। अरे भाई ये dn अपॉन डी भी दिखाया है यहां पर, ठीक, dn अपॉन dv, dn अपॉन डी भी लिखा है। तो बताओ क्या लिखोगे, तो dn अपॉन डी भी होगा, और हाँ dn का एन टोटल आएगा, यहां आएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एरिया आएगा। तो बताओ हम टेम्परेचर बढ़ा दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बदल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज तो एरिया भी चेंज नहीं होगा। तो यहां देखो हम जनरल बी पर गए, हमने डीबी वॉल्यूम लिया, सॉरी डीबी स्पीड लिया, और डीबी स्पीड रेंज के लिए हमने कहा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुए। तो बताओ जो डी ए एरिया होगा, बताओ बेटा वो एफ डी बी होगा। एफ की वैल्यू है डी एन अपॉन डी बी इंटू डी बी, डी बी कट गया यार, तो डी ए बराबर हो गया हमारा डी एन। तो ए बताओ हो गया इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो ये हुआ इंटीग्रल ऑफ डी एन। लिमिट बताओ 0 से एन टोटल, तो बताओ dn का इंटीग्रेशन n आया, लिमिट लगा दी, तो ये हो गया n टोटल, n टोटल, n टोटल। तो बताओ हम टेम्परेचर डबल करें, ट्रिपल करें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो बदलने वाले नहीं है, कोई दिक्कत। अब यहां पर जो 3 स्पीड होती हैं, एक होती मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक आरएमएस स्पीड और एक एवरेज स्पीड। तो इन तीनों के जो रिजल्ट निकलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से, वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करने हैं, उनका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, आपको उनका डायरेक्ट यूज करना है। वो रिजल्ट में लिखने जा रहा हूं।